हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जी सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14 हो गया, अब बारी है ग्रुप 15 की। बरोबर, आपने बोला होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स बोले तो कौन से एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और लास्टली हमारा मॉस्कोवियम। अब ये मॉस्कोवियम जो है ना, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, हम लोग बनाते हैं, प्लस ये रेडियो एक्टिव भी है। तो भाई हम ही बना रहे, ऊपर से ये उड़ जाता है फटाफट। तो क्या होता है, हमारे पास इसका अमाउंट बहुत कम है, तो इसके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं कर पाए ज्यादा, इसीलिए सेम टू सेम इसकी भी हमें केमिस्ट्री ज्यादा पता नहीं है। करेक्ट। तो जब हम लोग चैप्टर में बातें करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। जो भी प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे उसमें इसकी बात नहीं करें। किसकी बात करेंगे फिर? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग फिर? इन पांचों की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो चलो शुरू करते हैं इनकी कहानी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा हूं ना, तो मतलब इनका ना कुछ खास है भाई। ओके, खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि अब जब हम लोग इनके आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमारी नजर उस पर पड़ती है तो हमें दिखता है NH2NP3। अब आप कहोगे सर इसमें क्या खास है? आप देख नहीं पा रहे हो इसलिए कह रहे हो खास क्या है। ये दिखा NP3। ये NP3 होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एलिमेंट्स का, ओके, इसको हम लोग एक्स्ट्रा स्टेबल मानते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स है इनको थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है इनके पास। करेक्ट। बस क्यों भाई एक्स्ट्रा स्टेबल है? ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड p ऑर्बिटॉल। क्योंकि यहां पर देखो हमारे p ऑर्बिटॉल आधे भरे हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमारा एलिमेंट होता है ज्यादा स्टेबल। करेक्ट, आधा भरा हुआ ज्यादा स्टेबल। मजाक कर रहा हूं, राइम बना दिया मैंने। तो ये तो बात सिंपल से आपको पता है, इसीलिए खास है भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है। अब आप देखोगे ना इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिख के, तो देखो नाइट्रोजन, हीलियम, उसके बाद 2s2 2p3, वैसे ही फॉस्फोरस, ओके, नियॉन के बाद 3s2 3p3, ओके, फिर उसके बाद आर्सेनिक। ओके, अब आर्सेनिक के लिए हीलियम नियन आर्गन, आर्गन के बाद 3d10 4s2 4p3, ओके। उसी के जैसे एंटीमनी की बात करूं तो हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद फिर से वही चीज 4d10 5s2 5p3। ओके, आप ये में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। ओके, या फिर आप पॉज करो, खुद लिखो, कोई बात नहीं। ओके, अब मैं ये रट के नहीं आया हूं, ये ऐसे क्या है, मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। मैं पिछले वाले अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहा हूं जैसे आर्सेनिक, तो उसका प्रीवियस ग्रुप का इनर्ट गैस मुझे पता है, मेरे दिमाग में चिपका हुआ है। ओके, आर्गन होता है भाई, वो पीरियोडिक टेबल आप एकदम बहुत बार देख देख के एकदम याद हो जाएगा आपको। तो वैसे भी मेरे दिमाग में एकदम स्कैंड है पीरियोडिक टेबल, तो इसीलिए मुझे फटाक से क्लिक हो जाता है कि भाई ये है। और उसके बाद मुझे पता है कि आगे कौन से एलिमेंट्स भरने वाले हैं। तो आर्गन के बाद 4s2 वाले भरते हैं, मतलब 4s वाले ऑर्बिटल्स भरते हैं, क्योंकि 4th पीरियड में s ब्लॉक भर जाता है, फिर बाद में d वाले भर जाते हैं, d में कौन से 3d वाले भर जाते हैं, और फिर बाद में हमारा 4p वाले आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आर्सेनिक तक पहुंच जाते हैं, 4p1 4p2 4p3 ऐसे। तो मैं इसे लिख रहा हूं कि तो आप क्रॉस वेरीफाई कर दीजिएगा, आप आपके तरीके से लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर्ट्ज रूल वगैरह वगैरह वो सब यूज करके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैं मेरे तरीके से लिख रहा हूं। ओके, तो बिस्मथ के इस केस में कैसे है? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद 4f14, फिर 5d10, ओके, और फिर बाद में 6s2 6p3। तो खास बात क्या है, जब हम लोग इनके आउटर मोस्ट शेल को देख रहे हैं, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो मैं बना रहा हूं आउटर मोस्ट शेल, ये है हमारा आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, 2s2 2p3, 3s2 3p3, ओके। फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का ये 4s2 4p3, एंटीमनी का 5s2 5p3, और बिस्मथ का 6s2 6p3। इसके अंदर वाले जो हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर मतलब इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन हमारा,
इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन। ये आउटर वाले तो आउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन। इनर में देखो नाइट्रोजन में सिर्फ इनर्ट गैस, फॉस्फोरस में सिर्फ इनर्ट गैस कोर है। वैसे ही आर्सेनिक में सेम इनर्ट गैस प्लस 3d10, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो एंटीमनी में भी इनर्ट गैस प्लस 4d10 है। अब ये जो इनर्ट गैस है हमारा क्रिप्टन, बात समझ में आ रही है, इसमें हमारा 3d10 वाला ऑर्बिटॉल भी है। मतलब एंटीमनी के केस में हमारे पास 20-10 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से सुनना, 10 + 10 20 डी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ही गड़बड़ कर दी। ओके, 20 डी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एंटीमनी में हम लोग के पास सिर्फ 4d10 नहीं है, तो क्रिप्टन के अंदर छुपे हुए 3d10 इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसका मतलब क्रिप्टन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्लस ये कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो क्रिप्टन में 3d10 भी है प्लस यहां पर हमारे पास 4d10 भी है। तो इसका मतलब एंटीमनी के पास 3d10 + 4d10 20 डी इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरीके से अगर हम लोग बिस्मथ की बात करें, ओके, वो बोलता है मत बात करो लास्ट में, पर हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं बिस्मथ, हम तुम्हारी बात करेंगे, ओके, मत नहीं करेंगे। तो देखना यहां पर, ओके, डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स है बिस्मथ के पास ज़ेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, प्लस यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है जो आपको दिखी गई होगी कि सर ये तो हमें पता है, आप दिखा रहे हो, पर हमें तो पता ही है कि यहां पर 4f14 भी है, क्योंकि ग्रुप 13 और 14, ग्रुप 13 और 14 में भी हम लोग देख चुके हैं निचले वाले एलिमेंट के पास ऐसे करामती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल है। तो दिख क्या रहा है हमें कि भाई साहब यहां पर हमारे बिस्मथ के पास इनर कोर में ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 3d और 4d है, करेक्ट, प्लस उसके खुद के ज़ेनॉन के बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ज़ेनॉन के उसके खुद के मतलब ज़ेनॉन के बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें 5d भी है। तो मतलब 30d इलेक्ट्रॉन्स है और 14f इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही है? तो इधर से क्लियर कट समझ में आ रहा है हमको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के जैसे ही ग्रुप 15 एलिमेंट्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वेरी कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनर कोर वाला। आउटर कोर वाले में तो एक सेम पैटर्न दिख रहा है NH2 वाला, पर इनर कोर में वेरी कर रहा है। और इसी वेरिएशन के वजह से ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इनर कोर वेरी कर रहा है, उसी की वजह से इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज वेरी करेंगे और बात सिंपल सी है, केमिस्ट्री भी वेरी करेगी। चलो अब बढ़ेंगे किसके ऊपर? सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियाई के ऊपर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक रेडियाई समझने पर, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हम लोग जब देखते हैं ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स का, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप जब हम लोग जा रहे हैं ऐसे नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ओके, ऐसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो हमें दिखता है कि कोवैलेंट एंड आयोनिक रेडियाई, ओके। अब आयोनिक की बात चल रही है तो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में ही, या मतलब एक पर्टिकुलर हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट में बात चल रही है आयोनिक रेडियाई की। क्या होते हैं दोनों भी, कोवैलेंट और आयनिक रेडियाई? इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। तो दोनों भी बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप, टॉइंग 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 टॉइंग, ऐसे साइजेस बढ़ रही है। ओके, इसकी छोटी हो गई होगी, थोड़ी बड़ी कर देता हूं मैं, और ये रहा बिस्मथ, ओके, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ओके, कोवैलेंट और आयनिक रेडियाई। तो आप टेबल में भी देख सकते हो एकदम क्लियर कट, यहां पर लिखा है देखो, कोवैलेंट रेडियाई पिकोमीटर में 70, 110, 121 बढ़ रही है, ओके, फ्रॉम नाइट्रोजन, करेक्ट। फिर उसके बाद 41 और 48, मतलब 141 और 148, 141, 148। वैसे ही आयनिक रेडियाई देखोगे आप, ओके, तो यहां पर भी देखो 171, 212, 222, थोड़ी बड़ी। अब यहां पर कुछ वेरिएशन अगर आपको दिख रहा होगा, देखो एंटीमनी में 76, पर यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा वो कुछ अलग है, ओके। तो इसीलिए हम लोग इतना कंसिडरेशन नहीं करते। जो बी लिखा है ना ऊपर, वो बी मतलब यहां पर बी में ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा एलिमेंट का E3-, ओके। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से तो बढ़ रही है भाई, ओके। दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में अब वो हमें वो सेम पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, पर हम लोग बात भी तो वही तो कर रहे थे, आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो देखो ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बी वाला, मतलब कौन सा? E3- वाला। तो यहां पर 3- वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, यही हमको देखना था। बात क्लियर हो गई? अब जैसे हम लोग ने देखा भाई, सिंपली आयनिक कोवैलेंट रेडियाई बढ़ रहा है, तो इसमें
बोला है कि देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। देखो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, 70 से लेके 110 नाइट्रोजन टू फास्फोरस, एक 40 पिकोमीटर के अराउंड रेडियस बढ़ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, देखो ये जो कोवेलेंट और आयनिक रेडिया बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, ये तो जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो आप मुझसे रीजन मत पूछना, क्यों? क्योंकि रीजन तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं और इतनी बार ग्रुप 13, ग्रुप 14, अभी तक ग्रुप 15 आ गया, तो हमें तो पता है जनरल ट्रेंड के हिसाब से साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि भाई शेल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। क्लियर? एक अगर सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं तो ओके, डेप्थ में तो हम लोग ने ऑलरेडी समझ लिया। तो आगे बढ़ते, तो ना नाइट्रोजन टू फास्फोरस कंसिडरेबल इंक्रीज है, पर उसके बाद देखना however as from arsenic to bismuth only a small increase in the covalent radius is observed। तो आर्सेनिक से दिख रहा है यहां पर 121 से बिस्मथ तक, ओके 148 तक, ठीक है, बिस्मथ तक 148 तक ओनली स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ऑब्जर्व्ड। 121 से 148 तक ही जा रहा है, उसमें भी 121 टू 141, 141 टू 148। अब ऐसा क्यों होता होगा? वही सेम लॉजिक ग्रुप 13 में था, ग्रुप 14 में भी था, ग्रुप 15 में भी हम लोग ने अभी अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि जैसे जैसे हम लोग हेवियर एलिमेंट्स में आ रहे हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में, देखो 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 आर्सेनिक, करेक्ट दिखा आपको, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें इनका इनर कोर देखो, इनर कोर में भर भर के डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये पुअर शील्डिंग करते हैं। तो अगर ये पुअर शील्डिंग करेंगे तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे तो बढ़ रहा है और शील्डिंग तो खराब होते जाती है। दिख रही है हमको यहाँ पर सिर्फ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स है शील्ड करने के लिए आर्सेनिक के केस में, पर वही एंटीमनी के केस में 20 डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब, तो और खराब शील्डिंग। ओके, तो शील्डिंग खराब, ओके, तो यहाँ पर शील्ड अगर ऐसी है अच्छी खासी, तो यहाँ पर शील्डिंग खराब, शील्ड हमारी पतली हो गई सपोज ऐसे, या फिर छेद हो गए बहुत सारे। और फिर बाद में बिस्मथ के केस में तो भाई ये 10-20 डी इलेक्ट्रॉन्स तो है, प्लस इसके पास और 10 है, 30 डी इलेक्ट्रॉन्स, 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब, और ये एफ इलेक्ट्रॉन्स तो और भी शरारती है भाई डी से, मतलब ये भी तो कुछ काम के नहीं है, और भी कामचोर है, मतलब इनके जैसे ही कामचोर है, समझ लो। तो हमें तो पता ही है इनके जैसे ही कामचोर है, तो इसीलिए तो और भी कामचोरी होगी, मतलब 30 डी इलेक्ट्रॉन और 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर और भी बुरी तरीके से शील्डिंग करेंगे। तो सपोज शील्ड हमारी बहुत ही पतली हो गई, अब एकदम सी पतली हो गई, तो अब तो न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग कम हो रही है। तो ये इमेज, मतलब ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख के आपको समझ में आएगा क्या होगा भाई, एकदम पकड़ के कस के खींचेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और अंदर खींच के साइजेस छोटी करेंगे। तो मतलब अंदर खींच के साइजेस छोटी करेंगे, मतलब अंदर खींचेंगे तो जितनी साइज होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम होगी, करेक्ट। तो इंक्रीज क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, वही तो मैंने बोला है, करेक्ट। जितनी साइज होनी चाहिए थी, सपोज साइज इतनी होनी चाहिए थी, उससे अब कम होगी, तो इंक्रीज कम होगा, करेक्ट। एज एक्सपेक्टेड ट्रेंड के हिसाब से इंक्रीज ज्यादा हो जाता, पर ये पुअर शील्डिंग की वजह से साइजेस जितनी बढ़नी चाहिए थी उससे कम है, तो इंक्रीज कम होगा। तो यही तो हो रहा है आर्सेनिक से बिस्मथ, ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आई बात? सिंपल थी। प्रीवियस वाले हम लोग ने ग्रुप्स में पढ़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा फटाक से हम लोग गो थ्रू कर दिए उस चीज से, क्योंकि काफी सारी चीजें हमको अभी आइडिया आ गई है ग्रुप 13, ग्रुप 14 एलिमेंट से। तो जो सेम चीजें हैं उनसे हम लोग बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है वो चीजें, करेक्ट। बस एक बार मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको एक बार रिवाइज हो, चीजें थोड़ी सी फ्रेशअप हो जाए आपके दिमाग में, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। क्लियर? अगर इन डेप्थ समझनी है तो आप ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के वीडियोस में जाके एटॉमिक आयनिक रेडिया देखोगे तो भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो वजह दी है बस यहां पर लिखी है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटॉल्स इन द हेवियर मेंबर्स। तो कुछ केसेस में सिर्फ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल्स हैं, ओके। तो कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटॉल्स है, मतलब कुछ में सिर्फ डी है तो इसीलिए, और कुछ में डी एंड एफ है जैसे कि बिस्मथ में, तो इसीलिए भी हो रहा है। क्लैरिटी आ गई? अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के बाद? आई की बात करते हैं। तो आई क्या हो रहा है भाई, यहां पर डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं तब, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये तो इसका मतलब नॉर्मल जनरल ट्रेंड के हिसाब से हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ओके। तो साइजेस बढ़ती है, करेक्ट, हाँ, और इसीलिए हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। क्लियर? ये तो सिंपल सा लॉजिक हमको पता है, क्योंकि भाई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मतलब दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर जाने पर एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लग रही है, मतलब वही उसी को तो कहते हैं हम लोग आई, तो आई कम होगा, ठीक है। तो बोला है भाई एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहां पर भी वही होता है, जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जनरल ट्रेंड का जो रीजन था वही,
अब देखते हैं कैसे डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, नाइट्रोजन से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखो 1 मतलब फर्स्ट वाली है, 2 मतलब सेकंड और 3 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो नाइट्रोजन टू हम लोग जब बिस्मथ जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है बता रहे, तो देखो 1400 में से 1000 पे आ गई, 947, 800 पे आ गई, 700 पे आ गई। तो बकायदा हमको समझ में आ रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बात यह है कि जब हम लोग इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ये कौन से है भाई, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनकी जब कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था पिछले ही वीडियो में, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, तो हमें यह नजर आता है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ज्यादा है। ठीक है, ग्रुप 15 वालों की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ज्यादा है देन ग्रुप 14। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग पीरियड में भी, मतलब अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की नाम लिखूं तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबको पता है अभी। और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की नाम लिखूं वो भी सबको पता है। अब क्या है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो उसमें देखो मैंने 14 के नीचे 14 वाले लिखे, 15 के नीचे 15 वाले लिखे, तो ज्यादा है मतलब इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस की, जर्मेनियम से ज्यादा आर्सेनिक की, टिन से ज्यादा यहां पर एंटीमनी की, ओके, और फिर लेड से ज्यादा बिस्मथ की, ये कहा जा रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है वो आप देख भी सकते हो। नाइट्रोजन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की है, देखो कार्बन की 1086 पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की 1402 पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। वैसे ही देखो सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, तो 786, फास्फोरस की 1012 ज्यादा ही है। वैसे ही कंपेयर करते जाओगे, 761 जर्मेनियम से ज्यादा आर्सेनिक, देखो जर्मेनियम से ज्यादा आर्सेनिक, तो 761 जर्मेनियम, आर्सेनिक 947, तो ज्यादा ही है। इस तरीके से अब बात ये आती है, चलो मैंने समझा दिया आपको कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिंपल सी चीज है। देखो 2 वजह है इसकी। सबसे पहली वजह, ये ऐसे आईई में जो डिक्रीज आ रहा है जब हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 15 तक, सॉरी मैं कहना चाहता हूं इंक्रीज आ रहा है, गड़बड़ से मैंने बोल दिया डिक्रीज, हो जाता है कभी कभी डिक्रीज इंक्रीज। तो जब आईई में जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो एक सिंपल लॉजिक के आधार पर समझी जा सकती है। इसके 2 रीजन में से एक रीजन तो सिंपल सा है कि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो साइजेस तो छोटी छोटी हो जाती है, और हमें पता है जब साइजेस छोटी होंगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ेंगी। लॉजिक है ना। देखो यहां पर हम लोग ने देखा है साइजेस बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो उसका उल्टा, ओके, साइज छोटी होगी, आईई बढ़ेगा। क्लियर, देखो साइजेस छोटू छोटू होती जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएगा, पास पास आएगा तो और मुश्किल होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी साइज छोटे होने पर। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी साइज छोटे होने पर, वो लॉजिक आपको पता है अभी, चलो बता भी दिया मैंने फटाफट एकदम। अब यही तो हो रहा है, ग्रुप 14 से ग्रुप 15 पर जाओगे आप, अब देखोगे बकायदा साइज छोटे होते जाती है हमारे एटम की, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो इसीलिए ग्रुप 14 से ज्यादा ग्रुप 15 की हो गई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस ऑर्डर में बढ़ेगी ना। तो यहां पर सपोज 2 है तो यहां पर 4 है, तो 2 इज लेस देन 4 ही होता है। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरी वजह क्या है, एक तो हो गई भाई साइज, मैं इसको यहां पर ऐसे ब्लू में मार्क कर देता हूं, साइज में कम होना। दूसरी वजह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर NS2NP2 है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 14 के लास्ट वाले शेल की, तो लास्ट वाले शेल से ही हमको आइडिया आ जाएगा। और यहां पर देखो NS2NP3 है। अब वही बात जो सबसे पहले देखी थी हम लोग ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खास बात है इनके पास कि इनका p ऑर्बिटॉल्स जो है वो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं। यहां पर p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, तो इनके पास वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ओके, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स, तो ये तो एकदम साफ मतलब विरोध में होते हैं, उनसे एक भी इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश जब होती है तब। तो पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, दूसरे नहीं। हम लोग ने कंपेयर किसको किया, देखो पहले वाले को किया, तो सिंपली हम लोग की पहली वाली बात चल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना मुश्किल है क्योंकि NP3 है, स्टेबल है, ये बोलेगा मत निकालो यार मैं स्टेबल हूं। तो उस चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 15 से जबरदस्ती ज्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ओके।
तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की। ये तो बोलेगा चलो ठीक है निकल के ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे इतना एक्स्ट्रा स्टेबल वेबल नहीं हूं। तो यहां पर वो थोड़ा ईज यहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को निकालने की। ओके, यहां पर ईज कम है, ओके, मुश्किल ज्यादा है। ठीक है, यहां पर मुश्किल ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी यहां पर। तो सपोज यहां पर 50 लग रही है तो एनर्जी ज्यादा लग रही है यहां पर, तो यहां पर सपोज 45 लग रही है, ज्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी निकालने को ही कहते हैं आई। तो देखो आई ई ज्यादा है किसकी, ग्रुप 15 की, देन ओके देखो ग्रुप 15 के आई ज्यादा है, देन यहां पर बातें सब 15 की चल रही है। देखो इस लाइन में साइज छोटू, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनकी नीचे लिखा। तो यहां पर एनर्जी ज्यादा लग रही है ओके इनसे। ये कौन से हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनकी एनर्जी, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन ग्रुप 14, ग्रुप 15 एनर्जी ज्यादा देन ग्रुप 14। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसा है डाउन द ग्रुप। ओके, जब हम लोग नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव कर रहे हैं तो बोला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ पर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है देखो यहाँ पर दिख रही है हमको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9, ये तो क्या हो रही है, कम ही हो रही है। ओके, नाइट्रोजन टू बिस्मथ जब जा रहे हैं तब देखो 3, 2.1, 2, 1.9 डिक्रीज हो रही है इन जनरल। 1.9, 1.9 सेम टू सेम रह रही है, मतलब इन जनरल इसीलिए बोला गया है। अब रीजन क्या है, देखो नॉर्मली हमारे पीरियोडिक टेबल में भी जनरल ट्रेंड क्या दिखाई देता है हमें कि डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाती है। क्यों, इसका नाता क्या है, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो साइजेस बढ़ती है, करेक्ट, और जब साइजेस बढ़ती है तो ऐसा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो उसकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वो कम होगी। अब वो टेंडेंसी कम होगी, और यही टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, करेक्ट, जैसे साइजेस बढ़ रहे हैं तब। तो वही लॉजिक मैंने लिखा। अब यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि साइजेस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए इस ग्रुप में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ओके, इन जनरल तो देखो लिखा है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। अब amongst the heavier elements the difference is not that much pronounced। दिख रहा है हमें कि अगर हम लोग फास्फोरस के बाद ही देख ले, ओके, नाइट्रोजन टू फास्फोरस काफी ज्यादा डिक्रीज है 0.9 की, पर अगर फास्फोरस से ही देख ले, ओके, हेवियर एलिमेंट्स मोस्टली मतलब हमारे पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट्स को छोड़ के हम लोग बाकियों को हेवियर एलिमेंट्स ही कह देते हैं। ओके, तो फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक अगर देखेंगे हम लोग तो 2.1 से लेके सिर्फ 1.9 तक ही डिक्रीज है, तो इसीलिए बोला है ओके कम ही डिक्रीज है। देखो फास्फोरस टू बिस्मथ 2.1 से 1.9 तो बहुत कम डिक्रीज है, इसीलिए बोला हाउएवर अमंग द हेवियर एलिमेंट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड, ज्यादा नहीं है बस। अब बात जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की आती है तो एक मजेदार चीज हमें इनके ग्रुप में दिखाई देती है। अब वैसे तो हमको पता है कि भाई ये जो पी ब्लॉक पूरा का पूरा पी ब्लॉक ही अतरंगी है, क्यों, क्योंकि इसमें भरे पड़े हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी। चलो एस ब्लॉक की बात करें तो सारे मेटल्स है भरे पड़े हुए, डी ब्लॉक की बात करेंगे सारे मेटल्स है, एफ ब्लॉक की बात करो मेटल्स ही मेटल्स है, मतलब तीनों भी ये जो ब्लॉक है पी ब्लॉक को छोड़ के ये मेटल्स ही है। पर पी ब्लॉक को देखेंगे तो सारे मिलेंगे। ओके, अब इसमें ये जो हमारा ग्रुप 15 है, देखो ये जो इमेज थोड़ा बहुत कलर वाला है, इससे आपको समझ में आएगा। जो येलो कलर है ना, ये वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, ये हमारे नॉन मेटल्स है इस ग्रुप में, ग्रुप 15 में। नीचे जाएंगे इनके तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये मेटलॉइड्स है, थोड़े से ग्रीनिश टाइप दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। और फिर बाद में नीचे बिस्मथ पर आएंगे तो ये तो मेटल है। तो समझ में आया, येलो वाले नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी थोड़े से ग्रीनिश वाले मतलब ऑलिव वाले, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, ठीक है, आर्सेनिक मेटलॉइड, एंटीमनी मेटलॉइड, और वैसे ही बिस्मथ जो है वो मेटल है। ओके, यही चीज मैंने लिखी है यहां पर। अब इसका मतलब हो क्या रहा है, ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है, यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, यहां पर नॉन मेटेलिक भी आ रहा है। ओके, यहां पर देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, सपोज मैंने इतना लिया, यहां पर नॉन मेटेलिक थोड़ा है, थोड़ा मेटेलिक है, और नीचे जाते हैं हम लोग बिस्मथ पर तो भाई मेटेलिक ही मेटेलिक कैरेक्टर है। तो दिख क्या रहा है हमको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है
और नीचे नीचे जा रहे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जो बॉक्सेस की साइज देखोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज, ऐसे लिखता हूं एम इंक्रीज। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, एक मेटालिक कैरेक्टर का जो कोरिलेशन है साइज और आई के साथ, वो आपको एक बार ध्यान में लेना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमें नॉर्मली अंदाज है कि भाई जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइजेस जो है छोटू 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 हो जाती है, करेक्ट। और उसी तरीके से हमारी आई जो है, ओके, आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइजेस छोटी छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ा जाता है। तो साइज के साथ साथ अगर आई का कोरिलेशन देखेंगे हम लोग या फिर रिलेशन देखेंगे हम लोग, तो साइजेस छोटी छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ा जाएगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने को, मतलब आई ज्यादा लगेगी, तो आई बढ़ते जाती है। ओके, लेफ्ट टू राइट बात चल रही है। अब हमें तो पता है पीरियोडिक टेबल में इस तरफ भरे पड़े हुए मेटल्स, लेफ्ट की तरफ यहां पर एस ब्लॉक है भाई, ओके, यहां पर बिच्चू में डी ब्लॉक है भाई, करेक्ट, ऐसे तो भरे पड़े हुए हैं यहां पर मेटल्स इस तरफ, और जाएंगे उस तरफ ना तो नॉन मेटल्स का खजाना मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ओके, यहां से हीलियम वगैरह, ये सब नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो एस्टेटिन के ऊपर थोड़ा बहुत मतलब ये है, पर छोड़ो, डेप्थ में नहीं है इतना, मतलब इन जनरल मुझे बताना, इस तरफ नॉन मेटल्स भरे पड़े, इस तरफ मेटल भरे पड़े, मतलब यहां पर मेटल भरे पड़े, मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज या फिर मेटल का कैरेक्टर भरा पड़ा हुआ है। तो मेटालिक कैरेक्टर यहां पर बहुत ज्यादा है इस तरफ, और जैसे जैसे जाते हैं हम लोग नॉन मेटल्स आ रहे हैं, मतलब यहां पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिख रही है, नॉन मेटल का कैरेक्टर दिख रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां पर ज्यादा है। तो कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं, मतलब इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग तो मेटालिक कैरेक्टर घटते 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 जाता है, करेक्ट, क्योंकि मेटल्स कम कम होते जाते हैं, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है क्योंकि नॉन मेटल्स की संख्या बढ़ने लगती है लेफ्ट टू राइट जाते जाते, करेक्ट। तो इसी को कोरिलेट करो आप, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज बढ़ रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट साइजेस घटती है, आई बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर घटता है, क्लियर। तो इस लॉजिक को अगर हम लोग देखेंगे कि जब कभी साइजेस घटती है और आई बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। अगर मैं उल्टा लिखूं, जब कभी साइजेस बढ़ती है आई घटता है, डिक्रीज होता है, तब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उल्टा बढ़ेगा, और वही हो रहा है यहां पर। हम लोग ने देखा है ना डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले साइजेस बढ़ रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोवेलेंट रेडिया है, आयनिक रेडिया है, ओके, उसमें हमें इंक्रीज दिख रहा है, दिख रहा है यहां पर, देखो यहीं पर दिख जाएगा, कहां गए हम लोग, यहां पर देखो, देखा है हम लोग ने 70, 110, 121, 141, 148, ओके, साइजेस बढ़ रही है, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप, तो साइजेस बढ़ रही है। ऊपर से आई जो है वो घट भी रहा है जनरली, देखो आई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, जनरली हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल केसेस में, ओके, मतलब यहां पर इसके केस में तो ये दिखाई दे ही रहा है हमको एकदम अच्छे से, पर जनरल ट्रेंड के हिसाब से भी वही है, करेक्ट, और इसके हिसाब से भी वही है, तो मतलब आई घट रहा है इन शॉर्ट इनके केस में। तो देखो साइजेस बढ़ रही है, आई घट रहा है, साइजेस बढ़ रही है, आई घट रहा है, दोनों भी चीजें हो रही है, तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जो कि हमको दिख भी रहा है। नॉन मेटल से मेटलॉइड से मेटल्स हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, तो अपनी रंग बदल रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। चलो अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो शुरुआत करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से ही, वही से करेंगे। तो क्या है, हमको क्या समझ में आ रहा है, ये ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स के द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन से हैं ऑफ दीज एलिमेंट्स, -3 +3 +5, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3 +3 एंड +5। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है, नॉर्मली हमको पता है, अब ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचू जाएंगे हम लोग, यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स का वास्ता है, यहाँ पर भी डी इलेक्ट्रॉन्स का वास्ता है इनको, ओके, यहाँ पर तो भाई डी और एफ,
दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स का वास्ता है बिस्मथ के पास, तो नीचे नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बहुत बार देखा है हम लोग ने ये चीज। ओके, शील्डिंग का इफेक्ट घट रहा है, तो एकदम कस के पकड़े जा रहे हैं हमारे NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इनर कोर में आ रहे, ये तो बाहर वाले हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में ये जो Np3 वाले हैं ये तो बचे रहे, पर NS2 वालों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनकी पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में नहीं हो पा रही है, और इसी के वजह से नीचू नीचू जाने पर जो सारे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की जो फितरत है, टेंडेंसी है, वो कम कम हो रही है। सारे मतलब 5, तो 5 मतलब +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ओके, इनकी फितरत कम कम हो रही है, जैसे मैंने अभी बोला, करेक्ट, मतलब सारे मतलब 5 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी फितरत कम कम हो रही है टू गेट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो स्टेबिलिटी जो है कम कम होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऊपर से उल्टा अंदर के कसके पकड़े हुए NS2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनका जाना आसान होते जा रहा है, क्योंकि इनको तो छोड़ नहीं रहे NS2 वालों को, तो भाई यही ऑप्शन बच रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। करेक्ट, क्यों भाई? इनको पकड़े हुए हैं इसीलिए ये सब दिख रहा है हमें। ओके, +5 की घट रही है, +3 की बढ़ रही है स्टेबिलिटी, इनको पकड़े हुए हैं इसीलिए। और इन्हीं को पकड़ना क्या कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस के द्वारा? इनर्ट पेर इफेक्ट ही तो कहते हैं। इनको इनर्ट करवा दिया है हमारे न्यूक्लियस ने, बस यही चीज है। ओके, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग तो बस बेसिक सी चीज है, फटाफट हम लोग एक बार गो थ्रू कर लिए, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया। ओके, एक बार रिवीजन भी हो गया हम लोग का उस कॉन्सेप्ट का, तो ये तो चलते रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, जैसे मैंने बोला +5 डिक्रीजेस, एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस। ओके, तो +5 डिक्रीजेस लिखा है हम लोग के पास, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्लियर? ओके, क्यू ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप, जो मैंने बोला। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में काफी ज्यादा अदला बदली, मतलब ऐसे समझ लो कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड कुछ इस तरीके से टूट जाता है, या फिर कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स देता है कि उसमें उस ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कंपाउंड होता है, और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी एक कंपाउंड होता है। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट हो गया है वो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कहां पर दिखता है हमें? नाइट्रोजन के केस में भी दिखता है हमें। ओके, इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ओके, तो यहां पर इन केस ऑफ नाइट्रोजन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4, ओके, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 शो करते हैं टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं उदाहरण लूं यहां पर HNO2 की, यहां पर हमारे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका ऑक्सीजन का 2- से 4-, और यहां पर +1, तो -4 + 1 माइनस होगा तो 3, और यहां पर -3 हो जाएगा, -4 की वजह से वहां पर उस तरफ चला गया तो +3 हो जाएगा। तो मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। कैसे? यहाँ के सब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड कर दिया। ओके, इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसीलिए -3 वहां पर चला जाने पर इज इक्वल्स टू 0 के साइड पे चला जाने पर +3 हो जाएगा। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं, वो तो आप सीख लिए हो रेडॉक्स में। तो इसी तरीके से अब देखो, ये जो +1 से +4 वाला मैंने एक ऑक्सीडेशन स्टेट उठाया, ठीक है। अब बोला क्या है नाइट्रोजन के केस में, +1 से +4 में से जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो उनकी फितरत है टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। मतलब क्या? उनकी फितरत है टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऐसे कंपाउंड्स जिसमें यहां पर +3 से एक बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा, फॉर एग्जांपल +5 जैसे कि कंपाउंड बनेगा HNO3, और +3 से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, ऐसा वाला एक कंपाउंड बनेगा, जैसे कि यहां पर 2+। ओके, छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का कंपाउंड, देखो जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा है देन दिस कंपाउंड। क्लियर? तो देखो NO, बीच में एक पानी भी बनेगा, इन दोनों के बीच में ऐसे समझ लो, मतलब पानी भी बनेगा। तो इसको अगर आप बैलेंस कर दोगे बात बन जाएगी। पर अगर आप देखोगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन का पूरा मिला के -6, हाइड्रोजन का +1, तो +1 -6 ऑब्वियसली माइनस करेंगे हम लोग, -5, -6 की वजह से अब -5 उस तरफ गया, +5, तो नाइट्रोजन का +5। वैसे यहाँ पर भी 2 - 2 प्लस नाइट्रोजन का +2। तो क्या हुआ है देखो, +3 से
एक बढ़ गया, मतलब एक मतलब +3 से बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कंपाउंड बनाया और +3 से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कंपाउंड बना गया। इसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इंटू +5 एंड +2। अब कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इन एसिड सॉल्यूशन में हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से भाई सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड +3। तो फास्फोरस के केस में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, पर इन +5 एंड -3, सॉरी +5 एंड -3 में, ठीक है, नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इस +5 और -3 के बीच में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारा फास्फोरस शो करता है, ओके, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं बात करूं +3 की, तो देखो फास्फोरस का +3, ओके, डिस्प्रपोर्शनेट होगा इनटू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड एंड अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड, +3 से छोटा वाला -3। बात समझ में आ गई। तो ऐसे फास्फोरस भी दिखाता है, पर किसमें, बोथ इन अल्कलीन एसिड, दोनों में भी, नाइट्रोजन एसिड्स में भी, नाइट्रोजन सिर्फ एसिड में, पर फास्फोरस बोथ इन अल्कलीन एसिड। क्लैरिटी आ गई। अब वही बाकी के ग्रुप के पहले एलिमेंट्स जो है उनके जैसे ही हमारा नाइट्रोजन की भी वही दुकड़ा है भाई। क्या दुकड़ा है कि उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, जैसे कि हमारे कार्बन को किया था, बोरॉन को किया था। क्यों भाई, सेम ही रीजन, 4 ही तो ऑर्बिटॉल है इनके पास, ओके, मतलब 2s और 2p इतना ही है, 2 में तो d होता नहीं है, सबको पता है हमें। तो s में से एक ऑर्बिटॉल और p में के 3 ऑर्बिटॉल, ये 4 का ही इस्तेमाल किया जा सकता है बॉन्डिंग के लिए, तो इसीलिए कोवैलेंस 4 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। रीजन दिया है देखो, सिंस ओनली 4 1s and 3p ऑर्बिटॉल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। देखो 1s and 3p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब बात क्या है, हेवियर एलिमेंट्स के केस में द हेवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जैसे कि फास्फोरस ही कहो, 3s तो है, ठीक है, 3p भी है, ठीक है। अब देखो 3s में 2 है फास्फोरस के, 3p में एक भरा हुआ है, पर 3d भी होते हैं थर्ड शेल में, थर्ड शेल में d ऑर्बिटॉल्स भी होते हैं। तो ये 3d वाले तो खाली ही है पड़े हुए हमारे हेवियर एलिमेंट्स के पास, ओके। उदाहरण मैंने फास्फोरस का लेता, देखो दिख रहा है हमें। तो हेवियर एलिमेंट्स हैव वेकेंट d ऑर्बिटॉल्स इन द आउटर मोस्ट शेल। देखो लास्ट शेल की ही बात चल रही है, फास्फोरस के लिए आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल, तो उसमें ही वेकेंट d ऑर्बिटॉल्स है उसके, व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, करेक्ट। तो इसीलिए उसका कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हम लोग एक्सटेंड कर पाते हैं, ठीक है, एंड हेंस एक्सपैंड देयर कोवैलेंस बियॉन्ड 4, मतलब 4 से ज्यादा ऑर्बिटॉल्स हम लोग यहाँ पर यूज, मतलब वो एलिमेंट्स यूज कर पाते हैं, हेवियर एलिमेंट्स, उनके d खाली ऑर्बिटॉल्स की वजह से, मतलब खाली d ऑर्बिटॉल्स की वजह से आउटर मोस्ट शेल के। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन के टेढ़े बिहेवियर पर, एनोमलस बिहेवियर पर, मतलब ओके, क्यों भाई ये नाइट्रोजन भी एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है। अब देखो कार्बन के बारे में याद करो, कार्बन क्यों दिखा रहा था, वही 4 रीजन है नाइट्रोजन के भी। पहला, छुट्टू साइज, देखो नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स, सबसे पहला स्मॉल साइज, छुट्टू साइज, देख सकते हो आप, ओके। नाइट्रोजन का यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस 70 पिकोमीटर, ओके। बाकियों का देखो 110, 121, 141, 148, काफी छोटू साइज, पहली चीज, ओके। तो 110, 121, 141, 148 तो हंड्रेड्स में है, ओके। इनके कंपैरिजन में 70 पे ही अटका हुआ है हमारा नाइट्रोजन, तो छोटू साइज। दूसरी चीज हाई EN, देख सकते हो आप, EN में भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन की 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट, पर बाकियों की देखो 2.1, 2, 1.9, 1.9, मतलब ये 2 के आसपास ही अटके पड़े हुए हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट, हाई EN। फिर हाई IE, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की 1402, ओके। तो हाई IE क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकियों की देखो 1000, 900, 800, 700 पे अटके पड़े, पर इसकी तो 1402 है, तो हाई A, करेक्ट। तो इसलिए हाई IE। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटॉल्स, है ही नहीं इसके पास, पहले ही देखा था हम लोगों ने, 2 में कहां से आएंगे d ऑर्बिटॉल्स। तो ये 4 कारणों की वजह से ये भी अलग है हमारे बाकी मेंबर से, इसी के ग्रुप की, ओके, मतलब नाइट्रोजन के ही ग्रुप की। अब जैसे हमारा कार्बन खुद के साथ ही पिप्पाई पिप्पाई बॉन्डिंग बना रहा था, करेक्ट, पिप्पाई पिप्पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट, उसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन भी खुद के साथ पिप्पाई पिप्पाई मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाता है। ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, ये किसमें दिखाता है,
N2 मॉलिक्यूल में देखेंगे हम लोग इसको। तो इसी वजह से देखो ये देखेंगे, मतलब इसी के बारे में देखेंगे हम लोग, क्या 3 बॉन्ड्स है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, काफी ज्यादा स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं ये 2 नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे को। ओके, तो इनका हाई जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, मतलब वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। देखो, तो यही नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि N2, करेक्ट, जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं विद अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। और इसी की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से काफी ज्यादा हाई होती है बॉन्ड एंथैल्पी। तो consequently इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। ठीक है, कितनी? 941.4 किलो जूल्स मोल इनवर्स। अब ये हो गई खुद के साथ वाली मल्टीपल बॉन्डिंग, तिप्पाई तिप्पाई वाली। अब ये खुद के साथ बना के चुप नहीं बैठता, दूसरों के साथ भी बनाएगा। कौन से दूसरों के साथ? कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। ओके, पिप्पाई पिप्पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब ये जो एटम्स है, ओके, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, ओके, तो किन के साथ बनाता है? इन शॉर्ट ये एग्जांपल्स है, किन के साथ बनाता है? जिनके पास छुट्टू साइज होता है और हाई ईएन होता है। देखो, तो विथ इटसेल्फ भी बनाता है एंड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग छुट्टू साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ देखो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ भी बनाया नाइट्रोजन ने। ओके, वैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी नाइट्रोजन बना लेता है। तो देखो ये भी हो गई पिपाई पिपाई मल्टीपल बॉन्डिंग। चलो अब देखते हैं हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, करते भी है क्या नहीं, वो सारी चीजें। तो देखो, all the elements of group 15 form hydrides of the type EH3, सारे के सारे। EH3 मतलब E में आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ कुछ भी डाल दो, ठीक है, वेयर E इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। तो जब हम लोग इनके हाइड्राइड्स जो हम लोग देखने वाले हैं, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज टेबल में दी हुई है, आपके एनसीईआरटी में भी है ये टेबल, सेम टू सेम यही टेबल मैंने लिया है। ओके, अब यहां पर आप अगर देख सकते हो ये सारे हाइड्राइड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हमें दी हुई है। ओके, मतलब क्या कि अगर हमारा, मैं अगर बात करूंगा E अगर एज N, तो N और H, ओके, N और H इस तरीके से, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं P और H, AS और H, ये जो बॉन्ड है ना, SBH बॉन्ड, BIH बॉन्ड, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हमें दी हुई है, स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। बॉन्ड इसलिए दिया यहां पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, किलो जूल्स मोल इनवर्स में। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं 389, और ऐसे करते करते हम लोग जब बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी तक पहुंचेंगे, जैसे कि 389 से 322, 297, 255 ऐसे, और बिस्मथ की बॉन्ड एंथैल्पी तो दी नहीं बिस्मथ हाइड्रोजन की, पर तब तक नीचे नीचे जा रहे हैं इन शॉर्ट हम लोग। तो क्या देख रहे हैं? 389, 322, 297, 255, ये तो कम हो रही है वैल्यूज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज जो है ये तो कम हो रही है। मतलब ये जो बॉन्ड्स है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कम कम एनर्जी लग रही है डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं, करेक्ट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उससे कम इसको लगेगी, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उससे कम आर्सेनिक हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रही है 297, उससे कम एंटीमनी हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रही है 255। तो इसका मतलब ये कम कम स्टेबल होते जा रहे हैं, ठीक है, लेस एंड लेस स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देने पर टूटते जा रहे हैं। ओके, थोड़ी सी एनर्जी देने पर देखो Sb हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कम स्टेबल, करेक्ट। वही बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 389 किलो जूल्स पर मोल, तब जाके नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। समझ में आई? तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी देने के लिए, ओके, तोड़ने के लिए बॉन्ड को, उतना ज्यादा स्टेबल हमारा वो कंपाउंड। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। वैसे बॉन्ड एंथैल्पी अगर नीचे नीचे आ रहे हैं हम लोग, ओके, नाइट्रोजन के हाइड्राइड से एंटीमनी के हाइड्राइड तक, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। वही लिखा है देखो, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, कम हो रही है फ्रॉम नाइट्रोजन के हाइड्राइड टू बिस्मथ का हाइड्राइड, ठीक है, वैल्यू नहीं दी है पर बोला गया है। अब ये हमको कैसे समझ में आ रहा है? बाय लुकिंग एट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, करेक्ट।
तो मैंने वही बताया आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम कम हो रही है हमें दिख रहा है, इसीलिए स्टेबिलिटी कम कम हो रही है, वही लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस, कम हो रही है फ्रॉम NH3 टू BiH3, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो रही है फ्रॉम NH3 टू BiH3। अब देखना और एक चमत्कारिक चीज हो रही है हमारे हाइड्राइड्स के केस में, जैसे कि हम लोग देखेंगे अमोनिया को, NH3 को, तो बोला क्या गया है कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, हमें तो पता ही है भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास कुछ है, करेक्ट, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, छोटू सा साइज है, 70 के आसपास कुछ साइज है, ओके, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, पता होना चाहिए बस। तो इसके वजह से क्या होगा कि NH3 जो है, अमोनिया जो है हमारा, वो एग्जिबिट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉलिड में भी और लिक्विड स्टेट में भी, ठीक है। देखो अमोनिया एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा होगा दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, ये भी जुड़ा होगा दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, मतलब मैं दिखा रहा हूं, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे कुछ होगा, ये नाइट्रोजन जुड़ा होगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो इस तरह कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिखाई देगी, देखो रेड से कर दिया है मैंने, हमारे अमोनिया के केस में दोनों सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, और इसी का नतीजा ये होता है कि जब हम लोग सॉलिड अमोनिया को लेंगे और उसको मेल्ट करवाने की कोशिश करेंगे, लिक्विड स्टेट में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमें इसको जब लिक्विड में लाने के लिए जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ओके, तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स को हमें दूर दूर लेके जाना पड़ेगा, मतलब दूर दूर लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है वो लेके जाने के लिए, ओके, इनको दूर दूर लेके जाने के लिए एक प्रॉब्लम क्या बीच में आएगी, ओके, पहले तो हीट करना पड़ेगा, तभी जाके मॉलिक्यूल्स हमारे पार्टिकल जो है हमारे अमोनिया के, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल जो है दूर दूर जाएंगे, पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पड़ी हुई है, चिपकी हुई है, मतलब ये अमोनिया मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी जुड़े हुए हैं। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो एक्स्ट्रा चीज है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको मेल्ट करने के लिए और ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, जितनी देनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा, हाई होगा, करेक्ट। तो देखो भाई अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट 195.2 केल्विन में दिया है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ठंडा है, बाकियों के केस में देखो ज्यादा है, 139, 156, ठीक है, तो इनके केस में 185, इनके केस में अमोनिया का कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, करेक्ट। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसी तरीके से सेम टू सेम रीजन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, देखो 238.5 है कि नहीं, pH 3 से ज्यादा है, देखो, करेक्ट। हम बाद में वो बढ़ रहा है, 210 हो रहा है, 254, इससे ज्यादा बढ़ रहा है, पर एटलीस्ट फॉस्फाइन के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो भाई हमारे अमोनिया का दोनों मेल्टिंग पॉइंट 195 है, pH 3 से ज्यादा है 139 से, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट तो 238, pH 3 का 185 इससे भी ज्यादा है, करेक्ट। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों भी चीजें ज्यादा है देन pH 3, क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है। क्यों भाई, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है दोनों, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। अब लिक्विड में दिखाने की वजह से क्या होगा, उसको अब हम लोग जब बॉईल करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तब हमको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, तो इसीलिए देखो ज्यादा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का 238 देन pH 3 185, करेक्ट। ये एक अजीब व गरीब अमोनिया की खासियत है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है उनकी रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो क्या है इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन भाई, ये जो एलिमेंट्स है हमारे सारे, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 E2O5, ठीक है। देखो E2O3 E2O5, अब इसमें ना E मतलब ऑल दीज एलिमेंट्स बोला है ना, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, तो मतलब E मतलब हमारे सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, क्लियर। अब बोला क्या गया है कि द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब E2O5 होगा ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे मेरे को पता चल रहा है, अगर हम E2O3 और E2O5 को कंपेयर करेंगे
तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भाई हमारे E का मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट का, इसके केस में क्या होगा 3 to the 6 6 माइनस, यहाँ पर 6 प्लस, तो यहाँ पर +3 होगा E का। वैसे ही 5 to the 10 10 माइनस, तो यहाँ पर 10 प्लस +5 होगा। तो देखो ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, यह है ऑक्साइड इन द हायर, +5 हायर है तो +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ये वाला है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक किससे, देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +3 वाला, बस ये इन्होंने कहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर अगर हम लोग ऐसे ही ऑक्सीजन के जैसे ही अगर हम लोग इनकी हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी देखेंगे, तो जैसे ऑक्सीजन में E2O3 और E2O5 बना रहे, वैसे ही ये एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 सीरीज ऑफ हैलाइड्स EX3 एंड EX5, ओके। तो इसमें जो EX5 है, ओके, और EX3 है, बोला क्या गया है, EX5 ज्यादा है, देखो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, ये पेंटाहेलाइड्स है हमारे, ये ट्राइहेलाइड्स है, तो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, तो देखो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। अब क्यों ऐसे भाई, देखो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जाहिर सी बात है X हैलोजन से हमारे, तो 1 माइनस तो 5 माइनस, करेक्ट, तो 1 माइनस, ये 5 हमारे हैलोजन के एटम्स, 1 माइनस लेके आएंगे तो 5 माइनस, तो यहां पर 5 प्लस, वैसे ही 1 माइनस तो 3 माइनस तो 3 प्लस, करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की निंजा टेक्निक आप कह लो, ओके। तो इन दोनों में से 5 + 5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारा जो पेंटाहेलाइड है वो ज्यादा कोवेलेंट इसलिए है क्योंकि हमें भी पता है जब एलिमेंट हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ओके, मतलब 5-5 इलेक्ट्रॉन्स जो वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है, पांचों इलेक्ट्रॉन को एकदम दूर भगाने की, मतलब खुद से इतना दूर कि भाई एक्सट्रीम केस हो जाएगी वो, कि उसके अगल बगल में पूरे वक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, हमारे एलिमेंट के अगल बगल में, ओके, पूरे वक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो दूर चला जाएगा। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन के साथ तो नहीं हो पाता, क्योंकि सोचो पांचों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने सारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम करेंगे तो भाई हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बात तो सही है, बरोबर। और इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ये एलिमेंट तो राजी नहीं है भाई कि पूरी तरीके से मैं मेरे पांचों इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेरे विसिनिटी से दूर ही लेके जाओ, तो थोड़ा एफिनिटी है भाई, इसको उसको लगाव है, तो वो दूसरे एटम को क्या बोलेगा, भाई मैं पूरा देर तेरे तरफ नहीं लेके जा सकता, मतलब नहीं दे सकता मेरे पांचों इलेक्ट्रॉन को, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत मेरे पास भी रहने दे। तो इसीलिए ये क्या करेंगे भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग पर ज्यादा उनका जोर होगा, करेक्ट। तो बॉन्डिंग में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, करेक्ट। वही इनके केस में सेम टू सेम +3 है, तो ठीक है, थोड़ा +3 मतलब पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बोलेंगे, चलो जाओ, ठीक है, ऐसे होगा। तो पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कंपेयर करेंगे पहले 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज से, तो कम होंगी, मतलब इनके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ऐसे नहीं होंगे कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे बोलेंगे कि भाई हमेशा के लिए मेरे अगल बगल से निकल जाओ, ओके। ये बोलेंगे नहीं भाई हमें तो चाहिए, ओके। तो दूसरे एटम को ये भी बोलेंगे कि हमें चाहिए, तुम हमसे पूरा टाइम के लिए मत लेके जाना, कोई भी दूसरे एटम के लिए, सपोज ए एटम है तो उसको बोलेंगे पूरे टाइम तक तो हम लोग नहीं देंगे तेरे को ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी देर मेरे पास, थोड़ी देर तेरे पास। पर होगा क्या, ये आसान होगा ना, करेक्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर उनका लगाव इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। पांचों को दूर भेजना एलिमेंट को सहन नहीं होगा, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। पर 3 को तो भेज सकता है क्योंकि उसके पास 2 तो है ना, करेक्ट। वो जो NH2 NP3 वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बारे में बात चल रही है, तो इनमें से 2 तो है ना भाई इसके पास। तो ये बोलता है चलो ठीक है भाई, तीनों को थोड़ा सा दूर भेज देते हैं। तो थोड़ा दूर भेज देगा मतलब ऐसे समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो होगी, मतलब कोवेलेंट नेचर तो होगा, पर थोड़ा कम होगा। तो देखो EX3 के केस में कम कोवेलेंट नेचर देन EX5, और वही कंपैरेटिवली देखो EX5 के केस में ज्यादा कोवेलेंट नेचर, ज्यादा देखो EX5 के केस में कोवेलेंट नेचर ज्यादा देन EX5, मतलब
हम लोग कंपेयर कर रहे एक दूसरे को, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है यहाँ पर तो देखो ये सपोज कोवेलेंट नेचर है इतना, कोवेलेंट नेचर कम है यहाँ पर तो सपोज इतना सा ही है कोवेलेंट नेचर। तो अब हमको जाहिर सी बात दिख रही है EX5 में कोवेलेंट नेचर ज्यादा दिख रहा है, EX3 में कोवेलेंट नेचर कम दिख रहा है। ओके, कंपेयर करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होने की वजह से इसके कंपैरिजन में डायरेक्ट पिक्टोग्राफिकली भी मैं मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसानी आए। तो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो मतलब EX5 कंपैरेटिवली तो मतलब EX5 पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा है देन EX3। बस यही लॉजिक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जो भी चीजें इस वीडियो में सीखी आपको समझ में आई होंगी, आपको मजा आया होगा। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।